नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं और हम आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ऐसे बीमारियों में क्या सोचें, किस तरह से इलाज करें। क्योंकि आज के जमाने में अलग अलग रिपोर्ट्स लेके जब पेशेंट आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयुर्वेद में कहाँ लिखा है, कहीं चरक संहिता में लिखा है, कहीं वाग्भट में लिखा है क्या ऐसे बीमारियों के बारे में। तो उसके उसमें ही एक टेम्पोरल अर्थ अर्थ आर्ट्राइटिस ऐसे है, मतलब आर्टरी का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको वेस्कुलाइटिस का भी एक टाइप बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्ट्राइटिस ऐसे टेम्पोरल आर्ट्राइटिस, इसमें मेन क्या सिम्टम्स रहते हैं कि हेडेक रहता है बहुत ज्यादा, और पूरे जो ब्लड सप्लाई करने वाले, ब्रेन को सप्लाई करने वाले जितने भी आर्टरीज है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर उसकी वजह से आंखों का रोशनी भी कम होने लगता है, फिर फीवर भी आता है, स्वेटिंग भी होती है। तो हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर 2-3 लोगों को को होस्ट बनाता हूँ, क्योंकि मैं जहां पर हूँ यहाँ पे लाइट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो अगर मैं चला भी गया ना तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊंगा। आप लोग मतलब रुकिएगा और मैं अभी शुरू करता हूँ। तो अभी हम लोग ना एक बीमारी के बारे में देख रहे हैं। ये एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली पैथोलॉजिकली हम लोग टेम्पोरल अर्थराइटिस बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग ना बहुत सारी व्याधियों का समूह ऐसा बोल सकते हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ, कृपया अभी म्यूट रखिए। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे पेशेंट देखते होंगे, देखे होंगे, तो आप लोग भी अपना मतलब कुछ अपना वक्तव्य यहाँ पर दे सकते हैं। जो लोग बोलना चाहते हैं वही बस अनम्यूट करिएगा, बाकी लोग म्यूट रखिए। और मैं जो भी व्याधियां पढ़ा रहा हूँ ये कॉमनली पाया जाता है। कल मैंने मोटर न्यूरॉन डिजीज का बताया, वह कॉमनली पाया जाता है, लेकिन मोटर न्यूरॉन डिजीज का नाम सुनते ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बेसिक मालूम ही नहीं तो घबरा जाते हैं। तो घबराने की जो हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, उसको देखना है, समझना है, और बात पित्त कफ से कौन सा अंशांश कल्पना से दृष्टि है वह समझना है। जब हम लोग ये देखते हैं टेम्पोरल आर्ट्राइटिस, आर्टरी का जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये एक तरह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है। लेकिन इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें शिराशूल, हेडेक, ये मेन सिम्टम हमें दिखाई देता है। अब अगर हम इसको मॉडर्न के पैथोलॉजी से देखें तो टेम्पोरल आर्ट्राइटिस जो है इंफ्लेमेटरी डिजीज है ब्लड वेसल्स का, जो
ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन। उसमें लार्ज आर्टरीज भी हो सकती है, मीडियम आर्टरीज भी हो सकती है, और उनके ब्रांचेस भी हो सकते हैं जो नेक रीजन से, गले से लेके ऊपर तक जाती है। तो एक तरह से वेस्कुलाइटिस, जो कैपिलरीज का इन्फ्लेमेशन होता है, उस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि एक टाइप का वेस्कुलाइटिस भी होता है इसमें। अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ा, शोथ बढ़ा, तो ये जो नेक रीजन, जो हमारा गला का रीजन है, अपर बॉडी, आर्म्स, दोनों हाथ, उन सबको भी ये पूरी तरह से इन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको मॉडर्न की भाषा में, हैरिसन में लिखा है कि जायंट सेल अर्थराइटिस, द जायंट सेल मतलब बड़े बड़े सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसको कॉमन भाषा में, अगर ये ज्यादा व्याप्ति हो गई है, तो इसको जायंट सेल आर्टराइटिस या क्रैनियल आर्टराइटिस ऐसे बोलते हैं। जायंट सेल का मतलब है कि एक तरह का इन्फ्लेमेशन है जो पूरी तरह से फैल गया है, और बायोप्सी जब कराते हैं सेल्स का, तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसी के एसोसिएट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को जो चीज नहीं समझेगा, आप लोग मुझे पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए या बाद में पूछिए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मेरे जो सर हैं, आप लोग को शायद मालूम नहीं है, मेरे जो आदरणीय गुरु जी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने बीएमएस के बाद तुरंत ही मॉडर्न सर्जन जो थे, पुणे के बहुत सुप्रसिद्ध सर्जन थे जो सर्जरी करते थे, एलोपैथी के डॉक्टर, उनके पास सर मतलब ऑब्जर्वेशन को जाते थे, वहां पे हाउसमैनशिप किया। तो सर का जो अप्रोच है ना, पूरा मॉडर्न साइंस को पढ़ के, हैरिसन पढ़ के, और फिर कुछ साल सर ने एलोपैथी दिया, और उसके बाद में धीरे धीरे आयुर्वेद में आए, और फिर आयुर्वेद को डेवलप किया, और सर आज नंबर 1 है। तो सर हमें ये बोलते हैं कि मॉडर्न डिजीजेस समझने के लिए, पढ़ने के लिए तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि आप एक खलबत्ता लेके बैठे हैं और आपको मॉडर्न का आर्थराइटिस है, टेम्पोरल रीजन में है, या हेडेक हो रहा है, ये शब्द आप ना ले, आपको सब कुछ जानना है। चिकित्सा भले आप आयुर्वेद का दीजिए, आयुर्वेद के दोषों के हिसाब से अंशांश कल्पना लेके करिए, क्योंकि मॉडर्न के जितने भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स या एमआरआई, सीटी स्कैन लेके जो लोग आ रहे हैं, तो उनको उसमें भी हमें रिपोर्ट है। अगर डायबिटीज बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और आप बोलेंगे मैं मधुमेह का चिकित्सा कर रहा हूँ, और वहां पे डायबिटीज आप कम नहीं कर पा रहे, HbA1c, तो पेशेंट आपके पास क्यों आएंगे? आज के जमाने के हिसाब से भी चलना है। आज के जमाने में वैद्य लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। अगर पहले के जमाने में लोग धोती कुर्ता पहनते थे और जीन्स नहीं पहनते थे, लेकिन जमाने के हिसाब से शूज पहनते हैं, तो एरोप्लेन में घूमते हैं। तो ये हमें जमाने के हिसाब से, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, थोड़ा सा हमें चेंज होना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने आप को। तो इसीलिए इसमें और क्या होता है, मॉडर्न साइंस में ऐसा बताया हैरिसन में कि ये जब डिसऑर्डर होता है टेम्पोरल आर्थराइटिस, तो इसमें पॉलीमेल्जिया रूमेटिका, मतलब एक तरह से शोल्डर में पेन होता है, आर्म मत जैसे सिम्टम होते हैं, आर्म की संचिति होती है, और इसमें स्टिफनेस होता है मसल्स में, जो पेल्विस के मसल्स हैं, मतलब कमर के नीचे के पेल्विस एरिया में, शोल्डर में, वहां पर भी आर्म मत के भी सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लगते हैं, वो भी संप्राप्ति हो जाती है। तो टेम्पोरल आर्थराइटिस और पॉलीमेल्जिया रूमेटिका, ये अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरलिंक्ड रहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। हम लोग एक बीमारी नहीं बोल सकते हैं। जो पॉलीमेल्जिया मतलब बहुत सारे इसमें जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हैं, रूमेटिका मतलब रूमेटिक RA फैक्टर पॉजिटिव रहता है, उसके भी सिम्टम्स ऐसे ही दिखते हैं। उसी तरह से और डिजीज अगर हम लोग देखें, तो जैसे SLE डिजीज रहता है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, ये जो रहता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, सीवियर इन्फेक्शन रहते हैं, वो भी इससे ही मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। ये एक बात। दूसरा बात है कि मैं आगे SLE डिजीज पे भी और अच्छे से बताऊंगा कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और उसमें क्या क्या संप्राप्ति होती है, कैसे सोचना चाहिए, उसके लिए आप रुक जाइए। अब जो मैं बता रहा हूँ टेम्पोरल आर्थराइटिस, मतलब आर्टरी का जो इन्फ्लेमेशन होता है, टेम्पोरल आर्थराइटिस ऐसे जो बीमारी है, ये ज्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है, और जो 50 साल की स्त्रियां हैं, उनसे ज्यादा उम्र की हैं, तो उनमें ज्यादा पाया जाता है। यंगर लोग को ये थोड़ा कम पाया जाता है। ये मतलब हैरिसन में हैरिसन का जो न्यू एडिशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो हेडेक रहता है, थ्रोम्बिक हेडेक, मतलब बहुत जोर से कुछ तो चुभो रहे हैं इस तरह से, और बहुत ज्यादा पेनफुल, और जैसे लोहार का जो ये रहता है ना, वो जोर जोर से ठक 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 करता है, इस तरह से हेडेक होता है। एक साइड हेडेक रहता है, और एक साइड होगा टेम्पोरल रीजन में होगा, या बैक में रहेगा, ऑसिपिटल एरिया में रहेगा। फिर इसमें स्काल्प सेंसिटिविटी रहती है, अगर आपने टच करने का कोशिश किया पेशेंट चिल्लाता है,
और उसी तरह से अगर टच हो भी गया तो टेंडरनेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज जो रहती हैं ऊपर के मतलब हेड के अंदर बाहर सब एक्सटर्नली इंटरनली उनमें इन्फ्लेमेशन रहता है। फिर उसमें ऐसे ब्रूट्स रहते हैं, मतलब ऐसे जख्म 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 पूरा स्काल्प पे हमें दिखाई देने लगता है। फिर कंटिन्यू इसमें परसिस्टेंट फीवर रहता है, फिर बहुत ज्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग रहता है, अग्निमंद रहता है, रेड्यूस एपेटाइट। फिर इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि बीमार हैं, इल फीलिंग होता है। फिर पूरे बॉडी में मसल एक होता है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा होता है मसल्स में। फिर उसके बाद में जॉ क्लॉडिकेशन, मतलब जब हम कुछ चबा रहे हैं तो पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, पूरा जॉ एरिया जो है हमारा सबमैंडिबुलर जॉइंट वहां पे सीवियर पेन होने लगता है। फिर टंग क्लॉडिकेशन, मतलब लंग्स सॉरी टंग जो है जीवा, उसमें भी खाना चबाते टाइम जीभ में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और एक्यूट टिनाइटस, मतलब कान से आवाज आने लगती है, कंटिन्यू आवाज आने लगती है। इसी तरह से यह सिम्टम और बढ़ता है जहां पे आर्टिस का इन्फ्लेमेशन और बढ़ रहा है अंदर ही अंदर, तो इसमें विजुअल एक्यूटी जो रहता है, विजुअल एक्टिविटी, वो ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना। उसी तरह से ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, या विजन लॉस ऐसा भी होता है, अचानक ही दिखाई देना बंद हो जाता है। या डिप्लोपिया, मतलब दो दो चीज दिखाई देता है, मैं अगर बिस्किट का बोतल है तो उसको मैं दूंगा, डिप्लोपिया ऐसे कंडीशन आ जाती है। उसी तरह से इसमें ब्लीडिंग गम्स, मतलब यहाँ गम से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, चेहरे पे दर्द होने लगता है, फेस पेन होता है, हियरिंग लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं ये संप्राप्ति रक्त पित्त की तरफ जा रही है। हियरिंग लॉस भी होता है, ज्वाइंट स्टिफनेस भी होता है, ज्वाइंट पेन होता है, मुंह में अल्सरेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी आई मसल का पैरालिसिस हो जाता है, फीवर होना, ये तो बहुत ही परसिस्टेंट फीवर होना, ये सिम्टम आ जाता है। जब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें, मतलब मेरे सर ने ऐसा सिखाया है, सर के क्लिनिक में जाने से ये फायदा हुआ कि जो भी सर पढ़ाते थे वो क्लिनिकली दिखाते थे हमें, जो भी बुक में है जो पेशेंट देखेंगे वो दिखाते थे। तो ये मतलब मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे सब दिखाया। तो जब हम देखते हैं तो पूरा जो सिर के ऊपर जो आर्टरीज है, टेम्पोरल एरिया में जो आर्टरीज ऊपर दिखती हैं, वो ना पल्सेशन के साथ में, बिना पल्सेशन के साथ में प्रोमिनेंट दिखती हैं, ऊपर उभरी हुई दिखने लगती हैं, सिराओं का जाल दिखने लगता है। हाँ, अभी मेरा आवाज आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर पल्स रेट जो रहता है वो है ना थोड़ा कम होने लगता है। जब हम लोग देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें कुछ कुछ टेस्ट से और इसके बारे में पता चलता है। जैसे कि हम लोग हेड को टच करेंगे तो स्काल्प जो रहता है वह सेंसिटिव हो जाता है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा आता है, और आर्टरीज जो रहती है ना वो थिक दिखाई देने लगती है, और आर्टरीज में पल्स रहता है, कभी कभी नहीं समझ आता है या वीक पल्स आने लगता है। तो हम इसमें क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है, तो एक होता है PANCA, जो आर्टरीज का ही हमें कंसिस्टेंसी बताता है। फिर CANCA, ANA, फिर उसके बाद में HB लेवल देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में ESR देखना पड़ता है, ब्लड शुगर लेवल देखना पड़ता है, प्लेटलेट्स देखना पड़ता है, प्लेटलेट्स ज्यादातर ऐसे कंडीशन में बढ़ा रहता है, CRP देखना पड़ता है।
फिर उसके बाद में लिवर फंक्शन टेस्ट देखना पड़ता है, और इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। फिर सीटी और एमआरआई करने से हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे लीजन्स हुए हैं और आर्टरीज में कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन है। तो इसीलिए हमारे सर बोलते हैं, आदरणीय जमदग्नि सर बोलते हैं कि मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उससे हमें एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट हुआ है वह तो हमें पता चलेगा ही चलेगा। आप बाद में दोषों को देखते रहिए ना, वात पित्त कफ क्या है, क्योंकि अपने जो ऋषि मुनि थे उनको दिव्य दृष्टि थी, तो उनको तो सब दिखता था, पूरा बॉडी का स्कैनिंग करके वो लोग पता लगाते थे। हम लोग दिव्य ऋषि नहीं है, दिव्य ऋषियों को कुछ अलग ही ज्ञान प्राप्त था। तो हमें मॉडर्न टूल्स का सहायता लेना पड़ता है, और फिर हमें जब फाइनल डायग्नोसिस हो जाता है कि टेम्पोरल आर्टराइटिस ऐसे कंडीशन है, आर्टरी का इन्फ्लेमेशन है, जब एमआरआई और सीटी स्कैन से पता चल जाता है तब क्या करते हैं, और उसमें कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकता है, तो विजन लॉस हो सकता है, आई मसल का वीकनेस हो सकता है, और दूसरे ब्लड वेसल्स का डैमेज होना, स्ट्रोक होना, ये सब हो जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से कुछ आचार्य लोग इसको रक्त पित्त बोलते हैं, मतलब जो आधुनिक वैद्य हैं उसको रक्त पित्त से कोरिलेट करते हैं। कुछ लोग इसको उत्तान वात रक्त से कोरिलेट करते हैं। तो सबका अपना अपना है। कुछ लोग इसको बोलते हैं धातु पाका अवस्था हो रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि रस और रक्त की दुष्टि हो रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि पित्त प्रधान सिरासूल हो रहा है। तो ये जो भी मत है, जो भी मत या जो भी पेशेंट में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रक्त की दृष्टि है और रक्त वाहिनियां दूषित हुई हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है। रक्त के मृदुपाक से क्या बनता है, तो सिराएं बनती हैं, मतलब आर्टरीज और वेन्स बनती हैं, तो रक्त के मृदुपाक से। और रक्त के खर पाक से क्या बनती है, तो स्नायु और कंडरा बनती है। ये तो सुश्रुताचार्य जी ने बोला है, डलहनाचार्य जी ने उसको और अच्छे से इलाबरेट किया है। तो यहाँ पर जो भी द्रव्य रहेंगे वो एक तो पित्त शमन करने वाले, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय संबंध होता है, तो पित्त के शमन के लिए और रक्त का प्रसादन और रक्त वाहिनियों को बल देना, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, जो उसके वॉल्स रहते हैं आर्टरीज और वेन्स के, उनको स्ट्रेंथ देना। तो इस और इन्फ्लेमेशन को ठीक करना, क्योंकि आर्टरीज का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो हमें इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है। तो उसमें जो जो दवाइयां रहती हैं, जैसे कि तिक्त मधुर रस दवाइयां जो रहती है, मधुर तिक्त कषाय जो बोले जाते हैं, तो कषाय को हटा दिया, तिक्त और मधुर रस की दवाइयां लेते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, पाक और कोथ ये कंडीशन क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे रक्तवाहिनी क्यों फूट रही है, तो यहाँ पे पित्त प्रकोपित है उष्णता और तीक्ष्णता से, तो यहाँ पे पित्त का शमन की चिकित्सा। उसी तरह से अगर हमने तीक्ष्ण गुण वाला चीजें ज्यादा दिया या स्नेह युक्त, जैसे कि तेल वाली चीजें जो उष्ण वीर्यात्मक रहते, घी का नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो तेल वाली चीजें हैं, जैसे कि आप लोग मस्टर्ड ऑयल में कुछ बना रहे हैं और पेशेंट खा रहे हैं, बहुत दिनों से मस्टर्ड ऑयल से चीजें खा रहे हैं, या फिर कोई और तेल का बना के खा रहे हैं, और जो तीक्ष्णता बढ़ी, इससे और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इसमें घी ही अलाउड है, घी के अलावा कोई स्नेह नहीं देना है। उसी तरह से जो तिक्त रस वाले द्रव्य हैं, जो लघु हैं, शीत हैं और शोषण रुक्ष प्रॉपर्टी वाले हैं, तो वह और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तिक्त रस भी ऐसे ही नहीं दे सकते हम लोग, लघु वाले नहीं दे सकते, जो ऐसे द्रव्य जो तिक्त रसात्मक है, लघु हैं, शीत वीर्यात्मक है, शोषण करने वाले रुक्ष प्रॉपर्टी है, तो हमें तिक्त रस भी देना है तो घृत कल्पना में देना है, या फिर हमें कषाय कल्पना में देना है, कषाय के साथ में घृत जरूर देना है। उसी तरह से तिक्त रस देते हैं, अगर ज्यादा तिक्त रस देंगे तो वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा, तो मधुर रस अगर दे दिया, पहले तिक्त रस देना है, आम का पचन करना है, शोथ को कम करना है, फिर मधुर रस देना है, तो हमें वो वायु को शमन हो जाता है। वायु को भी हमें बैलेंस करना है। फिर शीर प्रयोग सबसे बेस्ट है, कोई भी मेडिसिन लीजिए आप, जैसे रस पाचक, उसको दूध में पका के और वह देंगे तो वो अलाउड है, या फिर रस पाचक, रक्त पाचक, सिद्ध घृत है, उनका प्रयोग अलाउड है। तो यह इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, और वहां पे जो शोथ है, आर्टरीज में जो अंदर ही अंदर सूजन है, उसको एकदम ठीक करता है। तो इसलिए शीर कल्पना, घृत कल्पना, कषाय कल्पना, कषाय कल्पना में घृत डाल के देना, ये सबसे बेस्ट है। उसी तरह से अगर आंखों का रोशनी कम हो रहा है तो नस से देना, लेप करना, सिरोबस्ती करना, ये सबसे सही बताया है। इसमें कुछ कुछ द्रव्य हैं जो हमारे सर ने बहुत सारे दिए हैं, सोच सोच के, बहुत सारे ग्रंथों का आधार लेके, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि अमृतोत्तरम कषायम, क्योंकि ये उत्तान वात्रक जैसे संप्राप्ति जा रही है, तो अमृतोत्तरम मतलब गुड़ुची से बनाया हुआ अमृतोत्तरम कषायम के बारे में सहस्त्र युगम नाम का पुस्तक है, उसमें बताया। और आर्य वैद्यशाला, वैद्य रत्नम, साउथ की सारी कंपनियां जितने भी हैं वो अमृतोत्तरम कषायम बनाती हैं। आप लोग नेट पे सर्च करिए, तो इसको 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद में देना है।
उसी तरह से गुडुच्यादि कषायम, ये बहुत अच्छा है। जो भी गुडुची वाले द्रव्य हैं वो ज्यादा, क्योंकि वातरक जैसी संप्राप्ति और रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति हो रही है, गुडुची वाले तो गुडुच्यादि कषायम, तिक्तक कषायम, महातिक्तक कषायम, 1-2 चम्मच घी जीरो कषायम, द्राक्षादि कषायम, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये फर्स्ट स्टेज में हो गया। सेकंड स्टेज में शीर कल्पना देना है, क्योंकि हमें ज्यादा अगर कषाय देंगे तो उससे भी वायु का प्रकोप हुआ कि सारी बीमारी और बढ़ सकता है। तिक्त रस का अति योग नहीं होना चाहिए, इसीलिए गुडुच्यादि शीर कषायम 60 ml दीजिए, 40 ml सुबह शाम देना है। उसी तरह शतावरी शीर कषायम, इसका प्रयोग करना है। उसी तरह से चूर्ण कल्पना करना है, तो सारीवादी चूर्ण है, यष्टि मधु चूर्ण है, 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम देना है। इसी तरह से वटी कल्पना अगर देखेंगे तो सुदर्शन वटी 2-2 गोली सुबह शाम। फिर उसके बाद में शिराशूल वज्र रस, अगर हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है तो शिराशूल वज्र रस खाना खाने के बाद 1-1 गोली देना है। उसी तरह से भस्म कल्पना देना है, तो प्रवाल पिष्टि या प्रवाल भस्म, सुधा कल्प जो है ना पित्त का शमन करता है और रक्त का प्रसादन भी करता है प्रवाल पिष्टि, तो इसीलिए, और रक्त वाहिनियों को भी बल देता है, क्योंकि पार्थिव है वहां पे, पृथ्वी महाभूत के जो अंश हैं रक्त वाहिनियों में पार्थिवता कम हुई है, इसीलिए रक्त वाहिनियां कमजोर होकर इन्फ्लेमेशन हुए, तो वहां पे पार्थिवता बढ़ाने के लिए प्रवाल पिष्टि हर ओर से सबसे बेस्ट चीज दिखाई देता है। उसी तरह से लेह कल्पना देना है, तो परुषकादि लेहम, कुष्मांड रसायनम, यह बहुत बेस्ट होता है, जो अनुभविक योग है वो बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से घृत कल्पना में महातिक्त घृत है, तिक्त घृत है, चंदन आदि घृत है, पटोल आदि घृत है, इसका प्रयोग बहुत अच्छा फायदा होता है। तैल कल्पना में बस्ती देना है, तो असाना मंजिष्टादि तैलम का बस्ती दे, कुमारी तेल का दे, मधु यष्ट्यादि तैलम का अगर मात्रा बस्ती दे, या अमृत आदि तैलम का मात्रा बस्ती दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर त्रिवित लेहम से विरेचन कराना चाहिए हमें, रक्त पित्त वात रक्त इनको कंसिडर करके और इन्फ्लेमेशन इनको कंसिडर करके त्रिवित लेहम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 20 ग्राम की मात्रा में आप दे दीजिए, 4 बजे या सुबह दे दीजिए या रात को दे दीजिए, और उसके बाद में गर्म पानी के साथ देना है। त्रिवित लेहम 20 ग्राम की मात्रा, अच्छे से 3 वेग आएंगे, पेट साफ हो जाएगा, पित्त निकल जाएगा और पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो हेडेक भी कम होगा, उसका दूषित पित्त निकलने से जो विजन लॉस हो रहा है वो भी ठीक होगा, टिनाइटिस है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वायु को भी अनुलोमित कर रहे हैं, तो टिनाइटिस कान में तो वायु ही प्रकोपित होने की वजह से टिनाइटिस होता है। उसी तरह से शिरोबस्ती करना है, तो शीर बला तेल का शिरोबस्ती, बला गुड़ इत्यादि तेलम का शिरोबस्ती, नारायण तेल का शिरोबस्ती। उसी तरह से शिरो पिचू रखना है, तो नारायण तेल, शीर बला तेल, वाताशनी तेल, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती में गुड़ुच्यादि यापना बस्ती, परुषकादि यापना बस्ती, इतना बढ़िया बढ़िया है। गुड़ुच्यादि गण वाले भी यापना बस्ती में प्रयोग कर सकते हैं। परुषकादि गण जो बताए सुश्रुत में, उसके गण के मेडिसिन से बस्ती दे सकते हैं। या फिर एक और बताया हमारे सर ने कि मधु लेना है 200 ml, लवण लेना है 15 ग्राम, स्नेह मधु इत्यादि तेल लेना है 100 ml, तिक्त घृतम 100 ml, मतलब तेल भी है घृत भी है, मधु इत्यादि तेलम 100 ml, तिक्त घृतम 100 ml, कल्क लेना है, तो इसमें कल्क जो है गुडुची वगैरह रसपाचक रक्तपाचक या कटु पटोल रोहिणी आदि कषाय के जो द्रव्य है उनका कल्क लेना है 30 ग्राम, और गुडुच्यादि शीर, गुडुची से सिद्ध किया वो जो शीर है वो 400 ml, ऐसे 900 ml तक बना के इसका प्रयोग करके बस्ती में देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नस्य का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो पहले शीर बला तेल का 101 आवर्ती वाला शीर बला तेल, मंजिष्ट आदि तेल, यष्टि मधु तेल का बस्ती, तिक्त घृतम का नस्य का प्रयोग करें, यष्टि मधु तेल का नस्य दें, तिक्त घृतम का नस्य दें, बहुत ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और अपना जो है रस और रक्त उनको प्रसादन करने वाले द्रव्य जैसे स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, ये सारे रसपाचक रक्तपाचक तो सबसे बेस्ट काम करता है। और पूरा इन्फ्लेमेशन ठीक करना है तो अपने जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है और वो भी घृत में सिद्ध किया, मधु इत्यादि घृत हो गया, रस पाचक वाले घृत सिद्ध करके दिया, रक्त पाचक वाले दिया, घृत कल्पना दिया ना, तो पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन ठीक होते हुए पाया जाता है। ये मैंने खुद भी देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। जो भी मैं बताता हूँ मैंने खुद देखा है। अभी आप लोग अनम्यूट करके बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? टेम्पोरल अर्थराइटिस, आर्ट्राइटिस। डॉक्टर अर्शिया मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? आशा मैम, अनुरिता मैम है क्या? अनुरिता मैम ने देखा होगा। माधुरी मैम। सर मुझे एक चीज पूछनी है,
कि अगर हमको इससे माइग्रेन से डिफरेंशिएट करना है टेम्पोरल अर्थराइटिस को, तो कैसे करेंगे? तो नहीं, ऑलमोस्ट वो सारे माइग्रेन सिम्टम्स का तो असर होता है कि उसमें कॉमनली सिंपल आप विरेचन दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आर्टरीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत ज्यादा आर्टरी, एमआरआई से ही पता चल पाता है। मतलब ये माइग्रेन से भी बहुत आगे की स्टेज चली गई है, जिसमें सारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, लार्ज और मीडियम आर्टरीज है और कैपिलरीज है, सब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसमें एक ही नहीं है, माइग्रेन ही नहीं है, माइग्रेन के अलावा सेंसिटिविटी है स्काल्प में, टेंडरनेस है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, भूख कम हो रहा है, और आंखों का रोशनी कम हो रहा है, ब्लीडिंग गम्स भी है। इसमें बहुत सारे ये आ रहे हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है। और आपको ओके और सर। किसी को देखना, अभी जब भी आप लोग के पास पेशेंट ऐसा आए तो घबराइएगा मत। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे मेरा ये रहेगा, आगे भी आप लोग क्लिक करेंगे सारे आंसर मिल जाएगा आपको, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का तो आइडिया मिल ही जाएगा और पेशेंट ठीक भी हो जाएंगे। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या, ऐसे डायग्नोसिस से? नहीं आए तो कोई बात नहीं। सर टिपिकल यही वाला डायग्नोसिस तो नहीं आया है, बट हाँ हेडेक के संग और बहुत सी चीजें एसोसिएट हो कि आई साइट भी कमजोर हो रही है, या फिर आईज में रेडनेस हो रही है किसी कारण से, और सिर में दर्द भी रह रहा है पेशेंट को, और स्टिनिटस भी है। ये प्रॉब्लम्स लेकर तो पेशेंट आते हैं कि ये चीजें कंबाइनली मिलती हैं उन पेशेंट में, कि इनको सिर में दर्द भी होता है, आंखों में लालपन भी होता है, और कान में उनको टिनिटस की प्रॉब्लम भी होती है। ये होती है चीजें ना। हाँ हाँ, साथ में मिलती हैं सर। कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने जिनको कि अभी सर ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ अलग अलग अपना सभी ऑर्गन्स पे वर्क करके कार्य किया था। लेकिन अभी आपने जो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है इसको हम फॉलो करेंगे तो हमें और और जल्दी मेन और बात है अच्छा। कि कब आपके पास, मिनल गुप्ता मैम, आपके पास कब क्या पेशेंट आ जाए आपको मालूम नहीं है, तो कम से हाँ कम पढ़ाई रहा सर वो तो याद बिल्कुल रह जाएगा कि हाँ। बिल्कुल नॉलेज तो सर हर एक क्षेत्र की पूरी होनी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता है ना कि आपको कल क्या पेशेंट देखना हो। इसलिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हर एक चीज का प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है सर। जी। सर आपने बहुत अच्छा बताया सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसको सर फॉलो करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। सर इसमें हाँ, हम जो आपने सबसे पहले बताया कि तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का, फिर मधुर रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करके, फिर उसके बाद शीर कल्पना का प्रयोग करना है। फिर घृत कल्पना, ये स्टेप रहती है। अच्छा स्टार्टिंग में शीर आपने घृत दे दिया तो अग्नि मान्यता हो जाएगा, स्टार्टिंग में घृत नहीं देना है। तिक्त रस, सर्वप्रथम तिक्त रस, ठीक फिर तरह के मधुर रस। कषाय दे दीजिए फर्स्ट हम्म। स्टेप में, जैसे 15-20 दिन दिया, पेशेंट को ठीक लगा। फिर सेकंड स्टेप में आपने शीर कषाय दिया। शीर मतलब दूध और, जैसे हम चाय बनाते हैं पानी और दूध वाला, वैसा शीर यस। कषाय वो दे दिया। फिर उसके बाद में फिर आप शीर शीर पाक करके, फिर घृत पाक, मतलब हमें आम का भी पचन करना है। अगर आप स्त्रोतो दूर नहीं गए और डायरेक्ट घृत दे देंगे पहले के स्टेज में ही, तो फिर और स्त्रोतो बढ़ने का डर रहता है। यस सर। हाँ, और दीपन पाचन भी देंगे तो कटु रस वाले द्रव्य नहीं देना है इसमें, दीपन पाचन आप तिक्त चित्रकादि रस। वट्टी देंगे तो और तिक्त ज्यादा बढ़ रस। जाएगा। हाँ जैसे हमें रस पाचक और रक्त पाचक के रूप में हमें उसको पाचन देना है। हाँ, लोग यही गलती कर रहे थे, कोई भी पेशेंट है ना तो लक्षणादि वट्टी, फिर चित्रकादि वट्टी, उससे दीपन पाचन, हर समय वो कटु रस का प्रयोग करने से बीमारी बढ़ जाती है, इसका ध्यान में रखें। सर थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं इस पे। देखिए, एक मैं आप लोगों को एक आइडिया दिया हूँ कि ऐसी बीमारियां आती हैं। अब आपके पास तो पूरा खुला मैदान है, जो पेशेंट आएंगे आप उसमें एनालिसिस करते रहिए, सोचते रहिए कि ऐसा भी करना है वैसा भी करना है। प्रणाम सर। हाँ, सर प्रणाम आपने मैम, इसमें जो प्रेजेंटेशन बताया ना, इसमें आपने एक लक्षण ये बताया था कि पेन वगैरह तो होता ही होता है, हेडेक सीवियर होता है, थ्रोम्बोटिक पेन होता है हेडेक, और साथ में त्वचा के ऊपर क्या चेंजेस कुछ देखने मिलते हैं क्या, जैसे ब्लिस्टर्स या फिर कहीं कहीं रेडनेस पैचेस जैसा भी कहीं कहीं दिखने को स्काल्प मिलता में जो होगा, स्काल्प में होगा। है? ओके, मतलब हेड की स्काल्प की जो स्किन रहती है वहीं पे देखने मिलेगा, टेम्पोरल रीजन में ज्यादातर। टेम्पोरल रीजन में। हाँ, टेम्पोरल आर्ट्राइटिस, आर्टरीज का आइटिस इन्फ्लेमेशन टेम्पोरल रीजन में ज्यादा दिखते हैं, और हेडेक भी टेम्पोरल रीजन में ज्यादा दिखेगा और ऑसिपिटल एरिया में ज्यादा दिखेगा। ओके, तो वहां पे जो पूरा स्किन में नहीं दिखेगा पर्टिकुलर पूरा। वेन्स, हाँ हाँ, वेन्स जो मतलब उभर के आएगी वो भी टेम्पोरल रीजन में ही दिखेंगी ज्यादा, हाँ, है ना? हाँ, और खासकर आर्टरी का ये रहता है, आर्टरी जो आर्टरीज ब्लड। का। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना है। और विजुअल एक्टिविटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि आर्टरीज आंखों में भी जा रही है,
वहां भी इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, तो आंखों का रोशनी भी कम हो रहा है, फिर ब्लीडिंग कम हो रहा है, आर्टरीज जहां जहां जा रही है वहां सबका इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाता है। चेहरे पे दर्द होगा, फेस पेन होगा, लेकिन वहां पे ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे, हेयरिंग सर लॉस ऐसे तो होगा। पित्तज शिरोशूल में तो सर ऐसे सारे ही लक्षण मिलते हैं, क्योंकि अगर क्रॉनिसिटी होगी, हमारे पास तो हाँ, काफी ऐसे पेशेंट आते हैं अर्धावेदक के, तो इसमें अगर पित्तज इन्वॉल्वमेंट रहा तो इसमें सारे ही लक्षण मिलेंगे। सब मिलेंगे, लेकिन आर्टरीज का इन्फ्लेमेशन तक बढ़ गया क्या वो व्याधि, जी वो सर, देखना हाँ, पड़ेगा। ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। हाँ, और सर इसमें आपने एक टेस्ट बताया था कि CANCA और CANC है, तो हाँ, इसका थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो क्या? इसको आप नेट पे सर्च करें, जो आर्टरीज के लिए रहता है, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है उसका रहता तो है। सर और ये एक, कैसे डाई इंजेक्ट करके किया जाता है या फिर हाँ, MRI की टाइम तरफ? इंजेक्ट करके, PANCA और CAN, CANCA, और है ANA, और CRP लेवल भी देखते हैं। आप इसको ना नेट पे सर्च करके ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, ठीक। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। PANCA, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ फैल गया है, वो डाई डाल के पूरा चेक करते हैं। चिकित्सा में तो सर जैसे हम कॉमन करते हैं, आम पाचन के बाद तिक्तरस प्रदान द्रव्य से चिकित्सा करती है, पहले आम हाँ, पाचन के लिए भी, फिर मधुर रस जिसमें आप क्षीर का प्रयोग करेंगे, और हाँ, फिर कषाय कल्पना भी दे सकते हैं जिसमें क्षीर और घृत कल्पना, तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, और घृत भी शीत वीर्यात्मक द्रव्य से सिद्ध किया दिया हुआ देना। हाँ, और तेल कल्पना देना है बस्ती के रूप में, जैसे हाँ, मधु इत्यादि तेल, अमृत आदि तेल बाद में बस्ती देना है। मतलब हमें सिद्ध तेल देना है, लेकिन खाने में तेल नहीं देना है। खाने में तेल नहीं देना है, हाँ, वो उष्णता बढ़ाता है। हाँ, सिद्ध तेल ओके। जो तिक्त रसात्मक है, या फिर हीलिंग वाले वो हैं जो सिद्ध तेल, वो देना है। नस्य बहुत में भी बढ़िया। हमें सिद्ध तेल देना है, क्षीरबला, मंजिष्टादि, यष्टि मधु तेल, तिक्त घृतम, इस सब का प्रयोग करना है। ठीक है। और एक आपने सर स्पेशल बस्ती कल्पना भी बताई, जो मधु, लवण, यष्टि मधु तेल, हाँ, तिक्तकृत और कल्प, उसमें कटु पटोल रोहिणी और गुरुजी सिद्धक शेर बताया, तो उसमें सर हाँ, मधु और लवण का क्या प्रमाण रहेगा? लवण जो है वो 15 ग्राम, ओके। और मधु है वो 200 ml। मैं ये ये काइंड ऑफ नोट्स याप, आप लोगों को कैसे दे दूं, ये हमारे सर का नोट्स है पूरा। नहीं सर, हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये यापन बस्ती की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 900 ml तक हो जाएगा। 900 ml जी। देने से 100% पेशेंट ठीक होते हैं, ओके, 100%। 3 महीना में चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केसेस पूरा सॉल्व हो गए। मतलब ये और जो गुरुजी एलोपैथी में सिद्धक तो, शेर है 400 ml लेना है, वो पहले से बना के रखना है, फिर उसके अंदर हमें ऐड करना है। हाँ, ऐड करना है, और उसको जो ये मथनी होता है उसे मथ के फिर अच्छे से इमल्सिफिकेशन करके, क्योंकि तेल भी है, घृत भी है, कषाय भी है, तो सब मिक्स करके और फिर उसको छान के फिर उसका बस्ती देना है 900 ml। ओके, ठीक है, काफी बढ़िया बताया सर, थैंक यू सो मच। मैं ये नोट्स कैसे दूं, मेरे पास नोट्स है, लेकिन आप लोग मेरे पास है ये, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर ने नोट दिए हैं सब, और सच में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे होगा वैसे। आप लोगों को और किसी को कुछ बोलना है? विनीता चौहान मैम, आपको मेरा पढ़ाया समझ आया क्या, जो मैंने पढ़ाया? विनीता मैम, सर प्रणाम सभी लोगों को। जी सर, आ गया सर। समझ आया ना? अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप फिर से पूछेगा। और अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम अब 8:15 बजे फिर मिलेंगे। और आशा मैम, आप वो दोनों टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके और भेजिएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम, सभी को थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। यू। प्रणाम सर।